हेलो 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 हेलो। आवाज आ रही है जी मेरी सभी को? अश्मिता, अंजलि, अक्षिता, ख्याति, ये गैलेक्सी A10 कौन है नालायक? स्नेहा, रिया, निमांशु, सलोनी। अंजलि, आपको मेरी साउंड आ रही है? यस सर, आ रही है। अच्छा, आ रही है। सभी एक बार बता दो। यस सर, आ रही है। थम्स अप दिखा दो। ये नालायक कई बच्चे आए हैं, मेरे को लग रहा है ये जिन्होंने वीडियो ऑफ कर रखे ना कर रहे हैं क्या आज? चलो सेशन स्टार्ट करें फिर, डाउट सेशन। यस सर। बताओ जी, सबसे पहले डाउट किसने पूछना है? एक बार हैंड रेज करो, फिर उसको वन बाय वन करते हैं। वहां से आप अनम्यूट कर देना उसको। डाउट बताओ। हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, हाँ जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सर? मैं बहुत अच्छा हूँ जी, आप बताइए। हम भी ठीक है सर। बस सर अभी आपको ही देख रहे हैं। अच्छा, मेरे को देखने के लिए आए थे नालायक? डाउट पूछो। आज सर क्यूट लग रहे हो सर आप। डाउट सर है सर, 2-3 डाउट सर। हाँ जी, हाँ, डाउट्स बताओ। सर एक वैल्यू ऑफ सप्लाई में हाँ सेक्शन जी, 15 में सेक्शन जिसमें 15 आपने में वो डिस्काउंट, हाँ उसमें आपने एक डिस्काउंट का टॉपिक बताया था ना। डिस्काउंट का। हाँ एक जी, हाँ मिनट जी, सर। हाँ जी, सर उसमें पोस्ट डिस्काउंट था ना सर। हाँ जी, प्री सप्लाई डिस्काउंट और पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट सेक्शन 15 क्लाउज 3 में। हाँ जी, हाँ जी। तो सर वो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट में सर कंफ्यूजन था थोड़ा। ठीक है, चलो मैं क्लियर कर देता हूँ। तो एक बार अब सारी अपनी ऑडियो जो है वहां से ना अनम्यूट कर लेना। मैं एक बार पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूँ। तो फिर एग्जाम्पल कर देना सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब जो टॉपिक हमने वैल्यूएशन का किया था ना, उस वैल्यूएशन के टॉपिक में ये किसी की वीडियो, सॉरी ऑडियो अनम्यूट, अनम्यूट है, प्लीज उसको म्यूट कर दो पहले तो। हाँ सबमिट कर चुका मैं। चलो इधर सुना ध्यान से। अब जो हमने जीएसटी के अंदर एक टॉपिक हमने किया था वैल्यूएशन का, उसके अंदर सेक्शन 15 के अंदर मैंने कहा था कि जब भी आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे ना, तो 15(1) की वैल्यू में 15(2) आप ऐड करोगे और 15(3) आप माइनस करोगे। तो माइनस करने वाले केस में हमने दो केस किए थे कि एक तो हम प्री सप्लाई डिस्काउंट हम माइनस करते हैं और एक हम पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट माइनस करते हैं। प्री सप्लाई डिस्काउंट तो हमारा नॉर्मल होगा कि फॉर एग्जांपल मान लो 50% ऑफ है, तो हमने वो डायरेक्टली माइनस कर दिया, उसके बाद जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू पर हमने जीएसटी लगा दिया। बट अगर मैं पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट की माइनस करूंगा, तो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट गवर्नमेंट ये बात बोलती है कि वो आप माइनस सिर्फ तब करोगे अगर दो कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी। पहली कंडीशन तो क्या था कि वो सबके लिए सेम हो, मतलब एग्रीमेंट के अंदर लिखा हो कि डिस्काउंट सबको मिलेगा। और पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, हमने क्लास में डिस्कस किया था कि पोस्ट सप्लाई का मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कि मैंने 1 लाख रुपए की शॉपिंग की और किसी दुकानदार ने लिखा हुआ कि 50,000 रुपए की शॉपिंग के बाद ना 20% कैशबैक मिलेगा। अब अगर मैंने 1 लाख रुपए की शॉपिंग की तो मुझे कैशबैक मिलेगा। अब कैशबैक वो ना एक साथ तो नहीं मिलेगा, वो कैशबैक मुझे बाद में मिलेगा। तो हुआ क्या, इनवॉइस मेरा पूरा का पूरा 1 लाख रुपए का कट गया और मैंने जीएसटी पूरे 1 लाख रुपए के ऊपर पे किया। अब जब मैंने दुकानदार को बोला, मैंने कहा भाई आप 20% मुझे कैशबैक दोगे, तो 1 लाख का 20% तो 20,000 तो मुझे वापस मिल जाएगा। भाई आप जीएसटी जो है वो 80,000 पर लो, क्योंकि 20,000 का तो मुझे पैसा वापस मिलेगा, उस पर मैं जीएसटी क्यों पे करूं? तो दुकानदार ने मुझे कहा कि नहीं सर, मैं आपको 1 लाख रुपए का इनवॉइस काट के दूंगा कि 20,000 रुपए का जो पैसा है ना वो आपके अकाउंट के अंदर वापस आ जाएगा, अभी मुझे जीएसटी 1 लाख पर लगाना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है जी। अब मैंने 1 लाख पर जीएसटी पे किया और उसके पूरे जीएसटी का मैंने आईटीसी बुक कर लिया, पूरा का पूरा आईटीसी मैंने बुक कर लिया।
अब जब 20,000 रुपए मेरे पास 3-4 दिन के बाद वापिस आए ना, तो मैं दुकानदार के पास गया, मैंने दुकानदार को बोला जी 20,000 रुपए ना मेरे पास वापिस आ गए हैं, तो उस 20,000 रुपए के पोर्शन का मुझे जीएसटी वापिस कर दो, क्योंकि आपने मुझसे 1 लाख रुपए का जीएसटी लिया था। मैंने उस टाइम भी कहा था कि 80,000 का जीएसटी बनता है, 20,000 का जीएसटी नहीं बनता, वो मुझे वापिस कर दो। अब दुकानदार ने बोला जी वो तो मैं गवर्नमेंट को देकर आ चुका हूँ। तो मैंने कहा अब एक बात मुझे बताओ, जब 20,000 रुपए का पैसा मुझे वापिस मिल गया तो उसका जीएसटी मैं आपको क्यों दूंगा, उसका जीएसटी मुझे वापिस चाहिए। फिर दुकानदार, याद करो मैंने कहा था गवर्नमेंट के पास गया, और गवर्नमेंट ने कहा बात तो बिल्कुल सही है कि 20,000 रुपए का जीएसटी जो है ना वो हमारे पास आना नहीं चाहिए, क्योंकि वो 20,000 रुपए की वैल्यू हमें वापिस करनी है। अच्छा, बट गवर्नमेंट ने उसको कहा था कि दुकानदार को कि तुम बायर को जाके बोलो कि उसने जो आईटीसी है ना वो पूरे 1 लाख रुपए के जीएसटी का बुक किया हुआ है, और जब वो जीएसटी 80,000 की बात कर रहा है तो उसका आईटीसी भी 80,000 का ही बनता है। तो 20,000 रुपए के हम उसको मतलब डिस्काउंट वैल्यू माइनस करेंगे, उस 20,000 रुपए का जितना आईटीसी उसने बुक किया हुआ है ना उसको अपनी बुक से हटाना पड़ेगा, तब हम जीएसटी 80,000 पे लेंगे, नहीं तो हम पूरे 1 लाख रुपए के ऊपर जीएसटी लेंगे। तो ये हमारा पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट था। अब एक बार इसमें अगर कोई दोबारा से डाउट है प्लीज मुझे बताओ, अब अपना वहां से अनम्यूट कर दो जिनका भी डाउट था। हाँ सर। हाँ जी। अच्छा, जैसे आपने ये बताया था कि आईटीसी का जो आपने कॉन्सेप्ट बताया था कि आईटीसी वो रिटर्न करके माइनस कर लेगा। हाँ जी। इस आपने एक लाइन मेंशन किया था कि गवर्नमेंट डिस्काउंट माइनस कर देगा। हाँ हाँ, वो तो इसका मतलब है उसका कि गवर्नमेंट जो है वो डिस्काउंट माइनस ही तब करेगी, मतलब आपसे जीएसटी 80,000 पर लेगी ही तब जब आप 20,000 रुपए के उस जीएसटी का आईटीसी रिवर्स कर दोगे। इट मींस आप सोच के मुझे बताना, अब गवर्नमेंट 20,000 पे माइनस कर दे, मतलब 80,000 पर गवर्नमेंट जीएसटी ले, और आपने पूरे 1 लाख रुपए के ऊपर आईटीसी बुक कर लिया, तो गवर्नमेंट को तो नुकसान हो गया ना। तो सर जो मैं लास्ट में आईटीसी में फिर वो अवेल करूंगा तो उसको जो अमाउंट फाइनेंस करके है उसको अवेल करूंगा। हाँ, मतलब आप जो आईटी से देखो आपने पहले सारा अवेल कर लिया होगा, बट जब कैशबैक आया तो गवर्नमेंट ये बात कहती है कि तुमने पूरे 1 लाख रुपए का अवेल किया था, अब जब तुम्हें कैशबैक आ गया है तो वो 20,000 रुपए का जो तुम्हें कैशबैक आया उतने का जो आईटीसी बनता है उसको अपनी बुक से माइनस कर दो। अमनदीप आपका डाउट था ये? यस सर। हो गया क्लियर? हाँ सर, ये क्लियर हो गया। ठीक है जी, और बताओ जी, इतने सारे बच्चे बैठे हैं, अक्षिता, ख्याति, सलोनी, स्नेहा और ये निमांशु, नालायक क्या कर रहे हो ये? सर एक डाउट और था। हाँ जी, डाउट बताओ किसका है? अमनदीप आपका ही है? हाँ सर। हाँ जी बताओ। सर एक सेकंड से बता रहा हूँ मैं। ये सबने अपनी वीडियो ऑफ कर रखी है, क्या चक्कर है? आज नहा धो के नहीं बैठे क्या आप? हाँ जी अमनदीप बोलो। सर एक सेकंड से बता रहा हूँ। और किसी का डाउट है तो प्लीज बता दो यार। सर मेरा भी डाउट है। हाँ ख्याति बोलो। सर जो आपने ख्याति का डाउट है या प्राची का? सर ख्याति का। अच्छा ख्याति, हाँ जी बोलो। जो कंपटीशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई कर रहा था ना आपने, उसमें प्राइस एक आपने भी बताया था कि अपने सेक्शन 15(2) का इंक्लूजन का हाँ जी हाँ जी एग्जाम्पल बताया था, वो वाला एग्जाम्पल का मेरे को डाउट आ रहा है कि 1 to 4 पॉइंट आपने बोला था ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब ऐड हो चुकी है। एक बार दोबारा डाउट बोलो प्लीज, सॉरी। एक आपने क्वेश्चन बताया था, प्राइस चार्ज फॉर द सप्लाई 80,000 एंड अबव प्राइस आफ्टर गिविंग द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग 2 आइटम, सब्सिडरीज फ्रॉम द प्राइवेट ट्रस्ट 10,000, सब्सिडी फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया। डन 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 डन, मैं क्लियर करता हूँ इसको। इसमें मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चों का डाउट होगा ये सब्सिडी वाले पॉइंट में। देखो जो आपने क्लास में क्वेश्चन किया होगा ना, जो वैल्यूएशन वाले टॉपिक के अंदर मैंने क्वेश्चन करवाया था, उसके अंदर मैंने ये कहा था कि एक प्राइस मैंने आपको दिया था, और फिर मैंने कहा था कि ये वाला प्राइस जो है इसमें फॉलोइंग आइटम्स जो हैं वो ऑलरेडी एडजस्ट हो चुकी हैं। एक तो वर्ड ये दिया होगा ऑलरेडी एडजस्ट हो चुकी हैं। अब उसके बाद ना मैंने आपको 2 सब्सिडी दी थी, जिसमें एक सब्सिडी तो थी प्राइवेट ट्रस्ट वाली और एक थी गवर्नमेंट वाली। ठीक है। अब ध्यान सुनो मेरी बात, मैं कहना क्या चाहता हूँ।
देखो जब मैंने बोला कि ये आइटम जो है वो ऑलरेडी एडजस्ट हो चुकी है, तो एडजस्ट का मतलब क्या है, अब जो इसके नीचे जो भी आइटम्स होंगी ना वो हमें देखनी पड़ेंगी कि एडजस्टमेंट का मतलब क्या बनेगा। देखो मैंने बोला कि ऑलरेडी एडजस्ट हो चुकी हैं, उसके बाद उसने दो मुझे सब्सिडी दी, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट वाली दी और एक ट्रस्ट वाली मुझे दी। अब सब्सिडी हाँ। सोच के बोला हम प्राइस में ऐड करते हैं, प्राइस में माइनस करते हैं। नॉर्मली हम सब्सिडी जो है ना वो प्राइस के अंदर माइनस करते हैं। ठीक है। ठीक है, अब हुआ क्या होगा, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मेरे पास ना ये कैलकुलेटर है, अगर आपको दिख रहा हो ये कैलकुलेटर है। अब ये हाँ कैलकुलेटर सर। 100 रुपए का है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला ठीक। 20 रुपए तो आप मुझसे ले लो, तो मैंने कहा ये अभी 80 रुपए का हो हाँ। गया। फिर एक प्राइवेट ट्रस्ट हाँ। ने बोला कि 20 रुपए आप मुझसे ले लो, तो मैंने कहा अब तो ये 60 रुपए का हो गया। अब मैंने अपना प्राइस ठीक। दिखा दिया 60 रुपए, और मैंने ये बोल दिया कि ये 60 रुपए जो है इसमें दो सब्सिडी में एडजस्ट कर चुका हूँ। इट मीन्स अब ये मेरा ठीक है। प्राइस 60 रुपए आ गया। अब गवर्नमेंट ने हाँ। मुझे बोला विवेक कि जो तू ये प्राइस 60 रुपए दिखा रहा है ना, ये प्राइस सही नहीं है, क्योंकि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी माइनस कर दी, वो बात समझ में आती है। बट जो तूने ठीक है। प्राइवेट ट्रस्ट की सब्सिडी माइनस कर दी ना, वो तूने गलत किया, उसको तुझे एड बैक करना पड़ेगा। और एड बैक क्यों करना ठीक। पड़ेगा, क्योंकि 15(2) में साफ साफ लिखा है कि हम सारी सब्सिडी एड बैक करेंगे, बट सेंट्रल गवर्नमेंट से जो मिली होगी ना वो एड बैक नहीं करेंगे। अब एक बात मुझे खुद सोच के ठीक है। बताना, एक बात मुझे खुद सोच के बताओ, मैं एड बैक की बात तभी तो करूंगा जब मैंने पहले माइनस की होगी। जब मैंने पहले हाँ माइनस ही सर। नहीं की, उसको फिर मैं एडबैक की बात क्यों करूंगा। तो अब एक लाइन लिख दी हमारे एग्जामिनर ने ऑलरेडी एडजस्टेड, और वो लाइन सब्सिडी के लिए है, तो एडजस्टेड मींस बन जाएगा ये दोनों हमने माइनस कर दी। अब हमें बस ये देखना है कि इसमें से कौन सी माइनस होनी चाहिए, कौन सी नहीं होनी चाहिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट वाली तो हाँ। माइनस होनी चाहिए, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। प्राइवेट ट्रस्ट वाली नहीं होनी चाहिए, उसको हम एडबैक करेंगे। ठीक है। ठीक ठीक है है सर, ख्याति, थैंक यू सर। हाँ सर। क्लियर हो गया सर डाउट? एमसीक्यू हाँ हो गया सर, लेकिन आप एमसीक्यू लोगे ना? हाँ हाँ, एमसीक्यूज भी मैं लूंगा। आपके अच्छा पास ठीक है। एमसीक्यूज कौन से स्कैनर में से डाउट है या जो मैंने अपलोड किए हैं? सर स्कैनर का था। अरे स्कैनर का था, चलो एक मिनट रुको। एक उससे पहले कोई प्रोविजन में किसी और को डाउट थी, किसी बच्चे को? एक बच्चे ने हैंड रेस किया हुआ था, मेरे को वो दिख नहीं रहा यहाँ पे। हाँ बच्चा सर। कहाँ गया नालायक? सर किसने हाँ किया हुआ था? सर मैंने। हाँ कहाँ पे, नाम बताओ। सर अमनदीप। अमनदीप, हाँ जी अमनदीप। सर सेक्शन 7 क्लास 2 पे आपने सर नेगेटिव लिस्ट ऑफ जीएसटी बताया था हाँ शेड्यूल जी। 3 का, तो उसमें पैरा 7 और पैरा 8 में कंफ्यूजन था सर। पैरा 7 और पैरा 8 में कंफ्यूजन है? हाँ सर, वो जो आपने बताया था ना, वो हाँ जी बाहर अमनदीप, से सामान लेते हैं तो हाँ जी उसमें सर। अमनदीप, आप तो बाल सेट कर रहे हो, ओह माय गॉड। सर वीडियो ऑन है। तो अच्छी बात है ना, वीडियो ने नालायक बड़े जितने वीडियो ऑफ करके बैठे हैं उन्हें पाप लगेगा, माता ने एक बड़े गंदे वाला पाप लगाएगी, ध्यान रखना। जितने बच्चे वीडियो ऑफ करके बैठे थे, बच्चों ने एकदम ऑन कर दिया। ओह माय गॉड, हे भगवान पाप ना लग जाए आज अभी हमें। ये देखो अभी अंजलि मम्मा ने कह रही है बोला कि मुझे पाप लग जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है री। और ये प्राची, सर वीडियो ऑन कर। हाँ ओ ये देखो, सर अब देखो मुझे वीडियो कितने ऑन। कितने क्यूट क्यूट से मुझे चेहरे दिख रहे हैं ना, तब मुझे अच्छा लग रहा है कि वाकई आज क्लास चल रही है। ये ख्याति, ये सब बच्चे तो नलायक है, कह रहे बड़े बड़े आए बड़े बड़े चले गए, तुम किस खेत की मूली हो। हमसे कोई वीडियो ऑन नहीं करवा वीडियो पाया। ऑन। सर वीडियो ऑन होगा कैसे ये नहीं पता। नालायक बीच नीचे देखो ना, वीडियो का ऑप्शन है। स्टार्ट चलो। वीडियो वाला। हाँ हाँ हाँ, चलो अमनदीप मैं आपका डाउट लेता हूँ, अपना वहां से अनम्यूट कर देना, बाकी सॉरी म्यूट कर देना, सॉरी बाकी सारे। आपने मुझसे डाउट ये पूछा कि जो आपने नेगेटिव लिस्ट हमने क्लास में की थी सप्लाई के चैप्टर में, उसमें पैरा 7 और पैरा 8 में कंफ्यूजन है। देखो पैरा 7 जो है ना, पैरा 7 ये बात कहता है कि फॉर एग्जाम्पल मान लो एक सामान मैंने बाहर से परचेज किया। अब वो सामान जब मैंने बाहर से परचेज किया ना, तो वो सामान जब इंडिया मैंने लगा, उससे पहले मेरे पास एक दूसरी कंट्री से किसी कस्टमर का कॉल आ गया कि सर ये सामान ना मुझे चाहिए। तो मैंने कहा यार ये सामान ना भी मेरे पास बाहर से आना है, तो मैं ऐसा करता हूँ उसको कॉल करके बोल देता हूँ कि डायरेक्टली सामान तुम्हें भिजवा देगा। अब हुआ क्या, उस पर्सन ने आउटसाइड इंडिया से वो सामान आउटसाइड इंडिया ही भिजवा दिया, और वो सामान हमारा इंडिया में एंटर तो हुआ ही नहीं। तो आपको मैंने याद करो, मैंने क्लास के अंदर भी कहा था कि ऑलवेज ध्यान देना कि इंपोर्ट वाले केस में ना, इंपोर्ट ऑफ गुड्स वाले केस में जहां जहां कस्टम लगेगा वहां वहां जीएसटी लगेगा। ठीक है जी। अब एक सामान दूसरी कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहा है और इंडिया में एंटर नहीं हुआ, तो इट मींस वहां पर कस्टम ड्यूटी एप्लीकेबल नहीं होगी। और जब कस्टम ड्यूटी एप्लीकेबल नहीं होगी ना, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, पैरा 7 इंसर्ट किया, और पैरा 7 में क्या बोला कि इस काम पर हम जीएसटी भी एप्लीकेबल नहीं करेंगे। इट मींस अगर कोई सामान एंटिटी से एंटिटी में जाएगा, एंटिटी मींस नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में जाएगा ना, तो ना तो इसको हम गुड्स की सप्लाई मानेंगे और ना ही सर्विस की सप्लाई मानेंगे, इस पर कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा।
पैरा 7 ये है। पैरा 8 ये बात कहता है कि सामान आपका ना इंडिया में एंटर कर चुका है, और जब सामान इंडिया में एंटर कर चुका है उसके बाद दो केस हैं, या तो आपने वो सामान अभी पानी में है, उस सामान को पानी में ही आपने उसका टाइटल जो है ना वो किसी दूसरे को ट्रांसफर कर दिया, इट मींस वो सामान आपने क्लियर नहीं करवाया खुद। और दूसरा केस क्या है कि वो सामान इंडियन पोर्ट पर आ गया, और पोर्ट पे आने के बाद आपने वो सामान क्लियर नहीं करवाया, आपने कस्टम डिपार्टमेंट को बोला जी वो ना वेयर हाउस में रखवा दो मेरा सामान, क्योंकि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं ड्यूटी मेरे पास अभी है नहीं, तो मैं सामान अभी क्लियर नहीं कराऊंगा। तो कस्टम डिपार्टमेंट ने क्या किया, वो सामान वेयर हाउस में रखवा दिया। अब जब वो सामान वेयर हाउस के अंदर पड़ा था, वहीं पड़ा पड़ा सामान मैंने किसी और को बेच दिया। अब चेक करो, देखो दोनों केस में मैंने क्लियर नहीं करवाया, एक केस में पानी के अंदर बेच दिया, दूसरे केस में पोर्ट पे आ गया, वहां से वेयर हाउस में गया और वेयर हाउस में पड़ा हुआ सामान मैंने बेच दिया। तो गवर्नमेंट ये बात कहती है ये दोनों केस होंगे ना, इन दोनों केस पर भी हम जीएसटी एप्लीकेबल नहीं करेंगे, ना तो इसको हम गुड्स की सप्लाई मानेंगे और ना ही सर्विस की मानेंगे। तो पैरा 7 8 के अंदर मेजर फर्क ये है, पैरा 7 बाहर से बाहर की बात करता है, और पैरा 8 जो है वो इंडिया में आने के बाद फिर सामान बेच दिया विदाउट क्लियरेंस, तो उस केस में तो भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, फिर दूसरा आदमी जीएसटी पे करेगा जब वो सामान क्लियर करवा लेगा। ठीक है जी? हाँ सर। थम्स अप तो दिखा दो ना तो राय को। Yes, हेलो good. हाँ जी, हेलो हाँ। सर। श्वेता, यस, गुस्से में क्यों बोल रहे हो, मैंने कुछ हेलो। कहा थोड़ा आपको? हाँ हेलो सर, मैं क्या हाँ बोली जी। वो तेरा हाँ जी श्वेता। सर आपका वॉल्यूम नहीं आ रहा है। हेलो हेलो सर हेलो। मैं क्या बोल रही थी, अटक रहा है सर माइक। मेरा वॉल्यूम हाँ क्लियर नहीं आ रहा? अटक रहा है। चलो अच्छा अपना डाउट बोलो, डाउट बोलो आप। सर हाँ सर मैं बोल रही थी पैरा 8 और मैं ना ए और बी दिया, जिसमें आपने बोला कि वो आया ही नहीं, इंडिया में आया पर उसने क्लियर नहीं कराया, जिस भी पार्टी ने इंपोर्ट किया, पर जो वेयर हाउस से बाय कर लेगा और जो पानी से ही बाय कर लेगा वो जीएसटी पकड़ लेगा ना, वो तो हाँ हाँ, दिएगा वो ना। तो देगा, वो तो देगा। ये डाउट किसका है? ओके ये मोटो ई पावर जिनके ऊपर लिखा हुआ है। सर अंकिता गुप्ता। अच्छा, अंकिता, ओके। मैंने कहा ये कैसा नाम है, मोटो ई पावर। ओके ठीक है, सर हाँ एक जी, और डाउट है हाँ जी, सर, वो ईवी बिल वाला हाँ जिसमें जी, आपने बोला था दो ऐसे केसेस है जिसमें 50,000 की लिमिट नहीं होती है ना, हाँ जी, वो एक हैंडीक्राफ्ट गुड्स का था हाँ और जी, प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर वाला था, हाँ जी। पर सर उसमें इंटर स्टेट हो है, यस इंट्रा यस स्टेट यस। नहीं है, नहीं नहीं इंटर नहीं, स्टेट है। सिर्फ इंटर स्टेट होगा ओके तब वो केस लगेगा, इंट्रा स्टेट वाले केस में लिमिट एप्लीकेबल हो जाएगी। मतलब अगर ओके ओके प्रिंसिपल जो सर वर्कर को भेज ठीक रहे है। हैं ना, अगर वो इंटर स्टेट है तब वो केस एप्लीकेबल होगा, इंट्रा स्टेट वाले केस में एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके वो आपने नोट्स लिखाए थे ना, उसके अंदर आपने सिर्फ ऐसे लिखा है कि सप्लाई इंटर इंटर नहीं बताया, तो उससे थोड़ा नहीं नहीं, कंफ्यूजन हो इंटर गया वाले था। केस में लो लगेगा, इंटर वाले केस में। ओके हाँ जी, ठीक है। थैंक और यू। शुभम, आपका डाउट है? सर पैरा 6 में आपने कंपोजिट सप्लाई बताया था ना? नहीं, ये कौन डाउट पूछ रहा है? अमनदीप, शुभम, कौन? अमनदीप। अच्छा, आज पूरा सेशन अमनदीप के नाम पर है। हाँ जी अमनदीप। सर बहुत से डाउट्स मैंने कल रात में मार्क कर लिया था सर, रात हाँ में जी, मैंने बोलो। मार्क कर लिया था डाउट्स चलो अच्छी बात है, बोलो सारे। बोलो बोलो। सर पैरा 6 में आपने कंपोजिट सप्लाई का कॉन्सेप्ट बताया था, पैरा 6 उसमें में, सर हाँ आपने हाँ, हाँ जी, हाँ जी, स्पेसिफाइड सप्लाई, हाँ उसमें आपने सर स्पेसिफाइड कंपोजिट सप्लाई और नॉन स्पेसिफाइड कंपोजिट सप्लाई आपने मार्क किया था। हाँ जी, सर स्पेसिफाइड में से आपने एक रेजिस्टर्ड सर्विस और एक वर्क कॉन्ट्रैक्ट बताया था, हाँ जी। तो सर ये इसमें एक रेस्टोरेंट कॉन्सेप्ट मतलब सर वो क्लियर करना था कि मतलब अगर एक रेस्टोरेंट में अगर सर्विस भी सप्लाई हो रहा है, गुड्स भी दे रहा है, तो उस केस में हम जीएसटी का कंपोज स्कीम निकालना हो तो सब सर्विस पे ही टैक्स क्यों पे करेंगे? हाँ ये सब हाँ क्लियर कर देना सर। यार, ये किसी का ना मेरे ख्याल से ऑडियो जो है वो अनम्यूट हो गया है। रेस्टोरेंट वाले केस में ना, ये आपको ध्यान रखना, रेस्टोरेंट वाले केस में हमेशा जो है वो अगर गुड्स और सर्विस दोनों की सप्लाई कर रहा है तो भी हम सर्विस की ही सप्लाई एप्लीकेबल करेंगे, हमें गुड्स की सप्लाई एप्लीकेबल नहीं करना, और रेट भी सर्विस वाला ही लगेगा। और सर ये वर्क कॉन्ट्रैक्ट, तो उसमें एक और चीज दिया हुआ था बगल में उसमें वर्क कॉन्ट्रैक्ट अगर इमूवेबल वाला है फिर तो वो सप्लाई और सर्विस बनेगा, अगर वो मूवेबल वाला है फिर हमें चेक करना पड़ेगा उसमें प्रिंसिपल सप्लाई कौन सी है। अच्छा, उस पर आपने सेक्शन 8 कहा था वो एप्लीकेबल हो जाएगा। हाँ वही सेक्शन 8 ना, वही सेक्शन 8 प्रिंसिपल सप्लाई वाला है ना। हाँ सर, हाँ सर।
सेक्शन। श्वेता Yes, आपका ये हाँ। डाउट है? श्वेता का ऐसे हैंड रेज है कुछ, मेरे ख्याल से श्वेता के एक ने, या तो श्वेता ने Sir. डाउट है श्वेता आपको? हाँ जी Sir, हाँ जी sir, I am from Kolkata, sir. ओके गुड। Sir, 112 और 112 कैपिटल में सर प्रॉब्लम है सर, आप एक बार बता देंगे डिफरेंस? 112 और 112 कैपिटल ए में? यस सर। देखो 112 कैपिटल, अच्छा ये तो नालायक इनकम टैक्स का डाउट पूछ रहे हो आप? हाँ सर, इनकम टैक्स का है। अच्छा आज सेशन वैसे जीएसटी का है। चलो मैं बता देता हूँ बच्चा, नहीं तो बच्चा Sorry, सोचेगा सर sir. आपको आता नहीं, हमें लग रहा है। तो मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। सेक्शन 112 और 112 कैपिटल ए में ना मेजर फर्क ये है कि जो 112 कैपिटल ए है वो हमारा स्पेसिफाइड सिक्योरिटी पर लगेगा। अगर आपने उसके अंदर पढ़ा हो, स्पेसिफाइड सिक्योरिटी में एक तो वो आपका लिस्टेड इक्विटी शेयर आते हैं, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड आते हैं, और यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट आते हैं, ठीक है ना। अगर आप इनको बेचते हो और इनकी सेल पर आप एसटीडी पे करते हो, अगर आपको ध्यान आ रहा हो, तो जो भी आप एसटीडी पे Yes, sir. करोगे ना, उसके बाद जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा वो आपका 112 कैपिटल ए में जाएगा। बट 112 कैपिटल ए में ना आपको बस एक बात ध्यान देनी है, मैंने क्लास के अंदर अगर आपको थोड़ा सा ध्यान आ रहा हो, मैंने वहां पे ना कोस्ट निकालने का इसका एक तरीका बताया था, याद आ रहा है कुछ? सर मैंने आपका सर क्लासेस नहीं लिया, पर मैंने आपके यूट्यूब पे वो 19 आवर्स का इनकम टैक्स का रिवीजन क्लास कल देख रही थी, तो उसी में डाउट आया था। अच्छा 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 ओके। तो फिर ऐसा करना, इनकम टैक्स का जब मेरा सेशन होगा ना तो फिर उसके अंदर पूछ लेना, मैं डिटेल के अंदर बता दूंगा, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। ठीक है, इनकम टैक्स के Yes, सेशन में sir, जरूर thank आना, आप you. कहीं ऐसे मत आओ, गुस्सा आ जाएगा फिर, मेरे को ध्यान रखना। सर हाँ जी हाँ जी साक्षी साक्षी सर मुझे एक डाउट था। हाँ सर, मुझे एक डाउट था इनपुट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विसेज के केस में। अगर इनपुट कोई भी सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर सप्लायर वाले गुड्स केस और में। सर्विसेज, जी, हाँ जी अगर कोई सप्लायर गुड्स और सर्विसेज दोनों की ही सप्लाई करता है और अपने ब्रांचेस में जो आईटीसी है वो बांट देता है टर्नओवर के रेशो में, तो पर उसके अंदर गुड्स और सर्विसेज दोनों की सप्लाई हो रही है, तो फिर वो कैसे बांटेगा? मतलब सर्विसेज का बांटेगा कैसे? नहीं 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 नहीं, सुनो 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 सुनो, देखो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर जो है ना वो कभी भी गुड्स की सप्लाई नहीं करेगा। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब ही ये है कि वो सर्विस, मतलब सर्विस का ही बेनिफिट आगे देगा। देखो नाम पे जाओ ना, उसने क्या बोला, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। अब एक बात मुझे सोच के बताना, मान लो मैंने एक हेड ऑफिस क्रिएट कर दिया, अब अगर मुझे कोई भी गुड्स परचेज करना है या अलग अलग ब्रांचेस को गुड्स परचेज करना है, तो वो मेरे बिहाफ पर कभी भी हेड ऑफिस परचेज नहीं करेगा, क्योंकि मुझे कितनी कौन सी क्वालिटी परचेज करनी है, कितना गुड्स मुझे परचेज करना है, वो तो मुझे नहीं पता होगा ना। तो वो ऑलवेज जो परचेज होगी वो ओके वही सर। ब्रांचेस करेगा जिसने गुड्स परचेज करना है। हमेशा क्या होता है सर्विस वाले केस में, क्या होता है कि हेड ऑफिस क्रिएट कर देते हैं कि भैया तुम मेरे बिहाफ पर सर्विस ले लो और इस सर्विस का बेनिफिट तुम हमें दे दो, उसका आईटीसी तुम बुक कर लो और उस आईटीसी को हमें तुम डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ओके सर, तो ठीक है, मतलब वो सर्विसेज के केस में होएगा, सिर्फ गुड्स के केस में तो एप्लीकेबल ही नहीं है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आईएसडी कॉन्सेप्ट सिर्फ सर्विस वाले केस में एप्लीकेबल है, गुड्स वाले केस में एप्लीकेबल नहीं है। ओके सर, थैंक यू, वेलकम। बस ये डाउट था। ओके, और किसी का डाउट जी? सर मेरा भी डाउट है। हाँ जी, कहाँ ख्याति आपका डाउट है? सर ख्याति हाँ आपका सर। डाउट है? हाँ सर मेरा ही है। हाँ तो आपने वीडियो ऑफ क्यों की हुई है? सर सर वो लैपटॉप में प्रॉब्लम है इसलिए ऑफ हो रही है। झूठ तो नहीं बोल रहे? सच्ची में, गॉड माता ने प्रॉमिस। पाप लगाएगी, ध्यान रखना। सर गॉड प्रॉमिस, माता रानी की कसम। चलो ठीक है, पूछो सच्ची पूछो में। पूछो जी पूछो। ठीक है सर, जो आपने आईटीसी यूटिलाइजेशन का पढ़ाया था ना, उसमें हाँ जी। मेरे को ये पूछ रहा था, जो फर्स्ट ऑर्डर में अगर अपन को आईटीसी अवेल करना होता है तो आईटीसी पहले अवेल करेंगे, उसके बाद सीजीएसटी अवेल करेंगे, उसके बाद एसजीएसटी, ये फर्स्ट ऑर्डर में ही होता है ना? नहीं नहीं, आपने तो पहले वर्ड ही गलत बोला है, ये अवेल नहीं होता, ये यूटिलाइज होता है। हाँ सर सॉरी। हाँ हाँ, अवेलमेंट एक अलग चीज है, यूटिलाइजेशन एक अलग चीज है। जो देखो आईटीसी हाँ हाँ
हाँ, जो यूटिलाइजेशन का मेरे को प्रोसीजर पूछना था कि जो फर्स्ट स्टेज में जो ऑर्डर फर्स्ट में यूटिलाइजेशन आईटीसी का हम कैसे करेंगे, मैं मतलब बताता हूँ, 2 मिनट रुको। देखो विकास नालायक है, तुमने क्या कर दिया पीछे, ऑडियो ऑफ करो। ये विकास, अभिषेक, इनकी ऑडियो ऑफ नहीं है। हाँ जी ख्याति, मैं आपको बता रहा हूँ जी, इधर सुना ध्यान से। अब जो हमने आईटीसी यूटिलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट हमने किया था ना, उसके अंदर क्या होता है कि हमें ना सबसे पहले ऑर्डर उठाने होते हैं। हाँ ऑर्डर के अंदर क्या होता है कि सबसे पहला जो ऑर्डर हमारा होता हाँ है ना, वो हमारा होता है आईजीएसटी का। सेकंड ऑर्डर हम उठाएंगे सीजीएसटी का, और ठीक थर्ड है। ऑर्डर जो हम उठाएंगे वो उठाएंगे एसजीएसटी का। अब कई बच्चे ये बात कहते हैं कि बच्चा कहता है सर, मैंने कहा हाँ हाँ सर, अब ये इसका मतलब क्या है कि हमने पहले आईजीएसटी फिर सीजीएसटी फिर एसजीएसटी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लेट से मान लो मैंने सबसे पहले आईजीएसटी उठा लिया। अब आईजीएसटी क्रेडिट मुझे खत्म कैसे करना है? ठीक। सबसे पहले आईजीएसटी के साथ, फिर सेकंड मुझे खत्म करना है सीजीएसटी और एसजीएसटी। जैसे मेरा मन करेगा ना, मैं वैसे खत्म कर दूंगा, क्योंकि लॉ में अब लिखा है एट एनी मैनर। बट एक बात ऑलवेज ध्यान देना कि जब तक मेरा पूरा आईजीएसटी का क्रेडिट खत्म नहीं होगा ना, तब तक मैं सीजीएसटी के पास नहीं जा सकता। ठीक है। ठीक है, मेरी बात ठीक समझ है पा रहे हो सर। आप? ठीक। तो हाँ ध्यान समझ सुनना, गई सर। अब मेरे पास आईजीएसटी है, उसको सबसे पहले मैंने आईजीएसटी से खत्म किया, फिर मैंने सीजीएसटी से खत्म किया, फिर मैंने एसजीएसटी से खत्म किया। जब मेरा आईजीएसटी पूरा खत्म हो गया, देन मैं सेकंड आऊंगा सीजीएसटी पर। फिर सीजीएसटी कैसे मुझे खत्म करना है? हाँ फर्स्ट मुझे खत्म करना है सीजीएसटी से, और सेकंड मुझे खत्म करना है आईजीएसटी से। हाँ हाँ सर। ठीक है, और ऐसे ही फिर थर्ड जब मैं एसजीएसटी के हाँ पास जाऊंगा, एसजीएसटी फर्स्ट खत्म करूंगा एसजीएसटी से, और देन खत्म करूंगा आईजीएसटी से। ठीक है सर। जो आपने दिसंबर के लिए कराया था ना सर, उसमें आपने डेट वेरीफाइड डेट दी थी। वो डेट अब मतलब आपको याद नहीं कि करनी। ठीक है सर। ठीक है, अब नए ठीक है वाला लो सर। याद करना है ओके बस आपको। ठीक है सर। ओके ओके ठीक है, सर, थैंक यू। अभी दूसरा डाउट पूछ। ओके जी। हाँ सर एक कहाँ डाउट पे और आ रहा था मुझे। कहाँ पे साक्षी? इम्पोर्ट ऑफ सर्विस। हाँ जी सर। हाँ जी हाँ जी। सर एक डाउट था, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस के केस में अंडर सेक्शन 7(1)(b) अगर अपन लोग सर्विसेज या goods देते हैं कुछ भी विद कंसीडरेशन, और उसको सप्लाई ट्रीट करते हैं, मतलब विद कंसीडरेशन लिया है पर नॉट इन द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, हाँ जी हाँ जी। तो उस केस के अंदर आरसीएम आता है। हाँ, नहीं 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 नहीं, अगर सर मुझे ये चीज़ नहीं आ रही है। मैं क्लियर करता हूँ, अगर आपने कोई सर्विस इंपोर्ट की है विद कंसीडरेशन में, और वो नोट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस में है, याद करो मैंने क्लास के अंदर कहा था, वो सप्लाई तो बन जाती है, बट वो एग्जम्पशन में कवर हो जाती है। और सिर्फ उसमें एक सर्विस ऐसी है, OIDAR की सर्विस, जो टैक्सेबल होती है, और उस सर्विस पर भी रिवर्स चार्ज अच्छा नहीं है, सर। उस पर सप्लायर जीएसटी पे करता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर के बेस पर। अच्छा सर, ओके, बस यही डाउट आ रहा था मुझे इसके अंदर, ठीक और है, बाकी तो सारे के सारे डाउट्स जीएसटी क्लास में बिल्कुल क्लियर हो गए थे। चलो बहुत अच्छी बात है। अच्छा ध्यान रखना, जिनके अब एमसीक्यूज के डाउट है ना, मैं दोबारा से, मेरे ख्याल से आज मेरे को ना 12:30 आना है दोबारा से। ओके सर। ठीक है, तो 12:30 मैं जितने भी एमसीक्यूज के डाउट होंगे वो 12:30 ले लूंगा। प्रोविजन बेस अगर कोई भी डाउट है वो आप मुझसे अभी ले लो। सर शेड्यूल 3 का पैरा 3। कहाँ पे कौन बच्चा है? अमनदीप? हाँ सर। हाँ जी। सर आपने शेड्यूल 3 बताया था ना, ये सप्लाई के चैप्टर में ही शेड्यूल हाँ। 3 का, उसमें सर पैरा 3 बताया था आपने कि एक ऑनर रॉ मटेरियल सप्लाई करता है जॉब वर्कर को, उसका आपने 2 कॉन्सेप्ट बताया था जॉब वर्कर के केस में। हाँ जी। सर नहीं, वो एक बार सर दोनों क्लियर कर दो ना आप। वो मैंने ये कहा था कि अगर प्रिंसिपल ने, मैं बता रहा हूँ, मैंने ये कहा था कि अगर प्रिंसिपल ने कोई भी जो वर्कर को सामान दी है, तो देखो 2 केस होंगे। जो वर्कर उस सामान पे जो भी काम करेगा ना, देखो 2 चीजें होंगी, या तो वो मैन्युफैक्चरिंग के बराबर होगा या मैन्युफैक्चरिंग के बराबर नहीं होगा। इट मींस फॉर एग्जांपल, मुझे किसी ने कपड़ा दिया, मैंने कपड़े से शर्ट बनाई, ये मैन्युफैक्चरिंग हो गया।
उस शर्ट पर मैंने डिजाइनिंग की, ये सर्विस हो गया। तो गवर्नमेंट ये बात कहना चाहती है कि भैया जो वर्कर जो भी काम करेगा, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग के बराबर हो या वो मैन्युफैक्चरिंग के बराबर ना हो, सिर्फ वो सर्विस भी हो, तो इन दोनों केस में ना इसके काम को हम सर्विस ही ट्रीट करेंगे। गवर्नमेंट बस ये बात कहना चाहती है। तो सर इसमें सेक्शन 7 क्लॉज 1A अप्लाई हो जाएगा? सेक्शन 7 क्लॉज 1A क्लोज 1A सेक्शन 7(1)A वाला, हाँ, जो वर्कर के हाथ में 7(1)A लगेगा। यस, हाँ हाँ सर, ठीक है। हाँ जी, और किसी का डाउट? यस सर, हाँ थैंक यू सर। और किसी का डाउट? सर मेरा डाउट है। हाँ जी, कहाँ पे? निमांशु? हाँ जी सर। हाँ जी निमांशु, बताओ क्या डाउट है? सर आईटीसी वाले चैप्टर में सर आपने जो नोट 2 करवाया था सर, जो रिसिपिएंट 180 डेज में मतलब पेमेंट और वो नहीं करता है, जीएसटी पे नहीं करता है सप्लायर को, तो उसमें सर अगर 180 डेज में वो पे नहीं करता है तो उसको इंटरेस्ट भी देना होगा और आउटपुट जीएसटी और आईटीसी भी देना होगा। तो इंटरेस्ट सर कौन सी वैल्यू पे देगा वो? इंटरेस्ट कौन सी वैल्यू पे देगा सर वो? वैल्यू वही ना जो उसने आईटीसी उसको रिवर्स करना है, उस आईटीसी के पोर्शन पे। सर उस वैल्यू पे जो जिस सप्लायर रिसिपिएंट ने सप्लायर को जो पे करना है उस वैल्यू पे? नहीं नहीं नहीं, वैल्यू पे इंटरेस्ट नहीं देगा सर। जो उसने जीएसटी गवर्नमेंट को पे नहीं किया, उस जीएसटी पे इंटरेस्ट देगा। अच्छा, जीएसटी भी देगा ना? यस यस। और सर इंटरेस्ट का रेट क्या है सर? 24% है या 18% है? नहीं नहीं, 18% इस केस में है। वैसे जो इंटरेस्ट की 18 है लिमिट है सर, मैं बताता हूँ, ओके। 10% से लेके 36% तक है। 10% मिनिमम है, 36% हाईएस्ट है। हाँ जी अब वो गवर्नमेंट इस रेंज के बीच में एप्लीकेबल कर देगी। हाँ जी। अच्छा सर, फिक्स नहीं है कोई रेट? फिक्स वैसे हम मतलब नॉर्मली 18% लगाते हैं यहाँ पे। ओके सर, मैंने 24 लिखा होता, बस मैंने क्लास में देखा था तो आपने 18 बोला था। 18%। ओके सर, थैंक यू सर। ओके जी। विकास? हेलो हाँ जी, हेलो सर, हेलो। हाँ जी अंकिता। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हेलो। हाँ जी। हाँ सर, वो ई कॉमर्स है ना जिसमें स्पेसिफाइड सर्विसेज है, उसमें से एक था प्रोवाइडिंग अकोमोडेशन है ना, उसमें ना इसमें मतलब आपकी जो नोट्स है ना उसमें वो चीज लिखा है कि अकोमोडेशन रहेगा, ई कॉमर्स प्रोवाइड करेगा तो ई कॉमर्स इज लायबल टू पे द जीएसटी। उसमें पर ऐसा लिखा है एक्सेप्शन दी है, where the person supplying such services to e-commerce operator is liable for registration and GST। ये समझा नहीं मुझे, वो तो मैंने ये कहना आपको चाह रहे डाउट हैं भी जो भेजा था सप्लायर व्हाट्सएप पे। है, जो ईसीओ के थ्रू सप्लाई करवा रहा है, उसको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। सेक्शन नंबर 24 में आपने पढ़ा होगा अच्छा ना? मतलब हाँ हाँ 24 मैंडेटरी हाँ रजिस्ट्रेशन। हाँ, उसके अंदर ये देखो, आप चेक करो, उस लिस्ट में ये पर्सन होगा। ओके ठीक है, ओके थैंक यू। ओके जी। हाँ जी, और किसी का कोई डाउट? अभिषेक शर्मा? हाँ सर। अभिषेक, नींद आ रही है आपको? अभिषेक? हाँ जी। विकास का डाउट है? नहीं हाँ सर। अच्छा, ये किसका डाउट है? हाँ जी, बोलो 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 बोलो। सर हाँ सर, मेरा ब्लॉकेज ऑफ आईटीसी पे डाउट था। अच्छा सर, विकास पूछ रहा है। हाँ जी विकास, पहले आप पूछो, चलो फिर मैं आपके पास आता हूँ जी। हाँ सर, हाँ जी, ओके, ब्लॉकेज विकास ऑफ आईटीसी पे डाउट था। हाँ जी। सर ब्लॉकेज ऑफ आईटीसी। हाँ बोलो। ब्लॉकेज ऑफ आईटी सर सारा समझा दूं? ब्लॉकेज ऑफ नहीं सर, उसमें फर्स्ट पॉइंट समझाना था। फर्स्ट पॉइंट कौन सा, मोटर व्हीकल वाला? हाँ सर, मोटर व्हीकल वेसल वाले। देखो, मोटर व्हीकल वेसल के अंदर ये है कि अगर आपने कोई भी मोटर व्हीकल वेसल या एयरक्राफ्ट लिया है तो उस पर आपको आईटीसी मिलेगा नहीं। मोटर व्हीकल जो कवर होंगे वो होंगे अगर उसकी सीटिंग कैपेसिटी जो है वो 13 पैसेंजर तक है, इंक्लूडिंग ड्राइवर। ठीक है ना? अगर 13 से ऊपर की सीटिंग कैपेसिटी है तो आपको आईटीसी मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक सर। है? और अगर 13 तक भी है तो भी आपको आईटीसी मिल जाएगा 4 केस में। अगर आपका बिजनेस गाड़ियों की डीलिंग करना है, अगर आप पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन करते हो, ठीक है ना,
अगर आप ड्राइविंग स्कूल हाँ, वाले सर। हो, अगर आप गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन करते हो, उस केस में आपको आईटीसी मिल जाएगा। बट इसके अलावा अगर आप उन मोटर व्हीकल को बिजनेस में भी यूज करोगे ना, तो भी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। जैसे मान लो मैंने एक गाड़ी ली है, उस गाड़ी को मैं अपने एम्प्लॉई के लिए या स्टाफ के लिए यूज कर रहा हूँ, तो भी मुझे उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। आईटीसी गवर्नमेंट ने मना किया हुआ है मुझे। बट अगर वो 13 सीटिंग कैपेसिटी से ऊपर वाली कोई मोटर व्हीकल है, उस पर मुझे आईटीसी मिल जाएगा, उस पर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर। ठीक है विकास? सर हेलो सर। सर इसी में आप सर बताओ। इनवर्ड और आउटवर्ड सप्लाई। निमांशु सर। हाँ जी निमांशु बोलो। सर इसी में सेकंड पॉइंट है जो इनवर्ड और आउटवर्ड सप्लाई सेम। सर इसका मतलब समझा दो एक इसका बार। मतलब ये होता है, इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाई का सेम मतलब ये होता है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मेरा काम जो है, जैसे मान लो निमांशु आपकी शादी है, देखो हाँ जी सर। ठीक है, खुश क्यों हो रहे हो इतना? पहले एग्जाम दे दो। ओके सर। ठीक है, चलो इधर देखो ध्यान से। अब निमांशु मान लो आपकी शादी है, आपने मुझे बोला कि सर मुझे ना ब्यूटी ट्रीटमेंट की सर्विस चाहिए, और मान लो मेरा काम ब्यूटी ट्रीटमेंट का है, तो आपने कहा मुझे सर्विस चाहिए, मेरी फैमिली को सर्विस चाहिए, मेरे रिलेटिव को सर्विस चाहिए। अब मान लो मेरा ना इतना बड़ा बिजनेस नहीं है कि मैं इतनी बड़ी सर्विस देता नहीं, बट मैंने फिर भी आपको बोल दिया कि ठीक है मैं आपको ब्यूटी ट्रीटमेंट की सर्विस दे दूंगा, ठीक है जी। अब मुझे ये टेंशन हो गई, मैं सर्विस दूंगा कैसे? अब इस सर्विस को देने के लिए मैंने क्या किया, पीछे से एक ब्यूटी ट्रीटमेंट की सर्विस ली। मैंने एक दुकानदार को बोला, मैंने कहा यार तुम्हें ना मेरे साथ चलना है और वहां पे हम मिलके सर्विस देंगे। तो उसने कहा मैं आपसे ना इतने पैसे चार्ज करूंगा। मैं कहा ठीक है। अब ध्यान सुना, जो मैंने आपको बिल रेस किया इस सर्विस का, आप उसका आईटीसी क्लेम नहीं कर पाओगे, बट जो वो दुकानदार मुझसे बिल रेस करेगा ना, उसका मैं आईटीसी क्लेम कर सकता हूँ। वो ये बात ध्यान देना। अब सोच के बोला, देखो मेरी इनवर्ड सप्लाई क्या है, ब्यूटी ट्रीटमेंट की, और मेरी आउटवर्ड सप्लाई क्या है, वो भी ब्यूटी ट्रीटमेंट की है। तो दोनों सप्लाई मेरी सेम है, ब्यूटी। तो इसका मुझे आईटीसी मिल जाएगा। ओके सर। और सर एक होता है सर, लीव ट्रैवल कंसेशन क्या होता है सर? लीव ट्रैवल कंसेशन नालायक सैलरी में आपने पढ़ा इसी होगा में ना, ही जो है एम्प्लॉइज को मिलता है बाहर घूमने के लिए। ओ सर हाँ, ओके 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 समझ गया सर। रिवीजन नहीं कर रहे आप, शादी पे ध्यान लगा रहे हो आप ज्यादा। यही सर। सर ओके सर, हो गया। हाँ जी सर एक बार सेक्शन 51 जो टीडीएस का है ना हाँ जी। सर, तो उसमें डाउट आ रहा था। अच्छा उसमें डाउट क्या आ रहा है, बोलो। सर तो उसमें जो टीडीएस जो कट होगा तो वो 2% होगा, तो बाकी का अमाउंट जीएसटी के टाइम पे पे करते क्या? हाँ बाकी का अमाउंट तो हमें जीएसटी के टाइम पे पे करना है, और जब मैं गवर्नमेंट को जीएसटी देने जाऊंगा ना, तो जितना मेरा टीडीएस कट चुका है उसका मुझे मतलब बेनिफिट मुझे मिल जाता है। जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, मान लो 18% जीएसटी है, ओके। तो जब मैं 18% जीएसटी देने जाऊंगा, जो 2% मेरा टीडीएस कटा पहले, तो उसको माइनस करके जो बैलेंस जीएसटी होगा ना, वो मुझे देना पड़ेगा। ओके। ओके ठीक है। हाँ जी, और कोई डाउट जी? मेरे Thank ख्याल you, से ना sir. सेशन ये 40 मिनट के बाद ना बंद हो जाएगा ये। फिर मैं दोबारा से आऊंगा, टेंशन मत लेना। आज मुझे 3 बार आना है, 12:30 बजे भी आना है और शाम को भी आना है। शाम में से 7 बजे ना? हाँ शाम को नहीं, हेलो सर। शाम को 5:30। इशिता। हाँ जी सर। हाँ जी हेलो बोलो। सर। डाउट सर मुझे कॉम्पोजिशन स्कीम में एक डाउट था। बोलो। सर उसमें आपने एक लिमिट लिखवाई थी 10% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट और यूटी और 5 लाख विच एवर इज हायर। हाँ जी हाँ जी। सर उसमें आपने रेस्टोरेंट सर्विसेज को बाहर निकलवाया था। सर ये पॉइंट समझ में नहीं आ रहा। रेस्टोरेंट सर्विस को बाहर निकलवाया था वो वाला? हाँ जी सर। वो इसलिए बाहर निकलवाया था ना, क्योंकि रेस्टोरेंट सर्विस वाले केस में तो वैसे ही कोई 150 लाख की लिमिट है। रेस्टोरेंट सर्विस तो मुझे देना वैसे भी अलाउड है ना। ओके सर। तो गवर्नमेंट ने कहा था कि उसके अलावा अगर कोई सर्विस देनी होगी फिर लिमिट एप्लीकेबल होगी। रेस्टोरेंट सर्विस वाले केस में तो वैसे भी 150 लाख की आपकी नॉर्मल लिमिट एप्लीकेबल है ही है। फिर सर इसमें आपने मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग का भी बताया था कुछ। वो मैंने ये बताया था, जैसे मान लो मैं आपको बताता हूँ, मान लो मेरी एक एसी की दुकान है, ठीक है जी। आप मेरी दुकान से एसी लेकर गए, ठीक है। अब मैं आपको एसी की रिपेयर की सर्विस भी दूंगा, तो मेरा काम एसी की ट्रेडिंग करना है, साथ में रिपेयर की सर्विस भी देता हूँ। तो अभी तक गवर्नमेंट ये बात बोलती थी विवेक कि तुम कंपोजिट स्कीम नहीं ले सकते, क्योंकि तुम साथ में सर्विस भी देते हो।
अब मैंने कहा अगर आप ऐसे मुझे बाहर निकालने लग गए फिर तो इंडिया में तो बहुत सारे लोग बाहर निकल जाएंगे जो थोड़ी बहुत सर्विस देते हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा था ठीक है कि अगर तुम मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हो साथ में थोड़ी बहुत सर्विस देना चाहते हो, ट्रेडिंग वाला काम कर रहे हो साथ में थोड़ी बहुत सर्विस देना चाहते हो, रेस्टोरेंट सर्विस वाला काम कर रहे हो साथ में कोई दूसरी सर्विस देना चाहते हो, तो उस सर्विस की एक लिमिट है कि इससे ऊपर सर्विस तुम दे नहीं पाओगे। वो लिमिट वो वाली थी जो मैंने आपको 10% वाली बताई थी। ठीक है इशिता? रेस्टोरेंट में तो फिर कोई लिमिट है ही नहीं। हाँ रेस्टोरेंट में तो वो 150 लाख वाली लिमिट है चलेगी। नॉर्मल। यस यस। ठीक है सर। अंजलि मेरे ख्याल सो गई है जी, उठाओ उसको। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ जी थैंक यू सर। हाँ जी सर एक लास्ट डाउट था। हाँ जी अमनदीप। सर आपने क्वेश्चन करवाया था वैल्यूएशन में एडजस्टेड वाला, सब्सिडी वाला, प्राइवेट वाला और सेंट्रल गवर्नमेंट वाला। हाँ सर उसमें आपने बताया था कि इंक्लूडेबल और एडजस्टेड में डिफरेंस क्या है वो आपने बताया था। देखो तो सर इंक्लूडेबल का मतलब ये होता है, ना कि एडजस्टमेंट का मतलब ये होता है कि सब्सिडी माइनस कर दी है और बाकी ये वाला पॉइंट अगर बाकी चारों के लिए आएगा इट मींस वो ऐड कर दी है। तो जब हमने सब्सिडी माइनस कर दी है ना तो हम सब जानते हैं कि हमें सारी सब्सिडी माइनस नहीं करनी, सिर्फ गवर्नमेंट वाली माइनस करनी है। तो अगर मैंने दूसरी भी माइनस कर दी है तो वो हमें ऐड बैक करनी पड़ेगी। ये पॉइंट मैंने पहले भी क्लियर किया था स्टार्टिंग में भी। सर एक और उसमें जो एक और क्वेश्चन था जिसमें एक कॉन्सेप्ट था कि इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी 18%। सर ये क्लियर नहीं हो पाता है कि इंक्लूसिव मतलब क्या, वो टैक्स उसमें पहले से ऐड सब किया हुआ है मतलब। देखो इंक्लूसिव का मतलब ये होता है उसमें जीएसटी ऐड है, उसमें जीएसटी ऐड है तो आपको जीएसटी बाहर निकालना है ना। तो वो आप बाहर कैसे निकालोगे कि जितनी वैल्यू है डिवाइड बाय 118। 118 का मतलब अगर 18% जीएसटी है, अगर 5% है तो 105 आ जाएगा, अगर 12% तो 112 आ जाएगा। तो वो डिवाइड बाय 112 या 118 करके मल्टीप्लाई 100 कर दोगे ना तो उसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। वो वैल्यू होगी एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी हमारी। समझ गया। ठीक है जी। हाँ सर ठीक है। और बाकी निमांशु, अंकिता, अंजलि, विकास और सात्विक, ख्याति, अक्षिता, सलोनी, इशिता, किसी का कोई डाउट? सर हाँ सर मेरा है। ठीक है ख्याति तुम बोलो। ओ माय गॉड। बोल दो आप पहले पूछ लो। जल्दी पूछो फटाफट से, फिर सेशन बंद हो जाएगा। ये 40 मिनट का ही चलेगा ये। हाँ हेलो सर, आपने वो रिवर्स मैकेनिज्म है बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट एजेंट, वो दोनों को क्या एग्जांपल देता है, मतलब वो लोग कौन सी सर्विस प्रोवाइड करते हैं? नहीं वो वो मुझे ना डाउट बिजनेस है। फैसिलिटेटर और बिजनेस कोरस्पोंडेंट जो है ना, ये दोनों ही नॉर्मली एक तरह की सर्विस देते हैं और ये दोनों सर्विस देते हैं बैंकिंग कंपनी को। बस दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि एक का स्कोप थोड़ा वाइड है, एक का स्कोप थोड़ा कम है। जैसे मान लो बिजनेस फैसिलिटेटर मींस क्या होता है कि जो बैंकों का बिजनेस आगे बढ़ाता है। जैसे आपके घरों में आते होंगे जी, हमारी कंपनी का डेबिट कार्ड ले लो, हमारे बैंक का डेबिट कार्ड ले लो, हमारे बैंक से लोन ले लो, हमारे बैंक में एफडी करवा लो। तो ये होते हैं बिजनेस फैसिलिटेटर। बिजनेस कोरस्पोंडेंट क्या होते हैं कि जो सर्विस बैंकों को नॉर्मली ऐसे ही देते हैं बट एक बड़े लेवल पे देते हैं कि हमारा बैंक टोटल बिजनेस कितने करता है उसको इनकरेज करना, वो बिजनेस कोरस्पोंडेंट होते हैं नॉर्मली। थैंक यू। ओके जी। और किसी का डाउट इसमें था जॉब वर्कर कहाँ पे? ख्याति हाँ जी। सर मेरा डाउट ये था, आपने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट के ऊपर लिखा है समरी डायग्राम ऑफ जॉब वर्कर कराया था ना। हाँ जी। उसमें जो ओनर मतलब जो जॉब वर्कर 1 और जॉब वर्कर 2, उसमें एक में आपने जॉब वर्कर की सप्लाई मानी नहीं थी। वो मैंने ये कहा था ना कि जैसे मान लो जो वर्कर 1 ने जो वर्कर 2 को सामान दिया, तो अब मुझे एक बात बताओ, वो जो वर्कर 1 के हाथ में सप्लाई थोड़ा बनेगा, वो तो ओनर के कहने से जो वर्कर 1 ने जो वर्कर 2 को दे दिया होगा, क्योंकि उस पर जो कुछ बचा हुआ काम होगा वो जो वर्कर 2 ने करना होगा। तो मैंने कहा था कि जो वर्कर 1 का जो वर्कर 2 को सामान देना, ये जो वर्कर 1 के हाथ में सप्लाई नहीं बनेगा, बिकॉज इसमें कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई कंसिडरेशन नहीं है। ठीक है सर। और सर जो अगर वो रिटर्न ऑफ गुड 1 ईयर तक कर देता है तो वो मतलब जो 1 ईयर तक करता है वो इम्पोर्ट गुड्स हो गया, और जो 3 ईयर्स तक कर रहा है वो कैपिटल गुड्स हो गया। हाँ जी हाँ लेकिन जी, आपने दो एक्सेप्ट बताए थे कि मॉड्यूल और डाइस और गिफ्ट्स मोड्स मॉड्यूल नहीं, देखो पढ़ पढ़ के आपको मॉड्यूल ध्यान आ रहे हैं आईसीएसआई के।
मोल्ड्स मोड्स और गेट्स और फिक्चर्स अगर मोल्ड्स टूल्स डाइस अगर फिक्स वो फिक्सचर्स। हाँ और टूल्स हाँ जी। अगर ये होंगे तो उनमें काउंट नहीं होंगे, मतलब हाँ जॉब उसमें वर्कर कोई के टाइम उसमें लिमिट नहीं है, काउंट। रीजन बीइंग क्योंकि ना उनकी लाइफ ही 2-3 साल की होती है बस। अच्छा ठीक है सर। हाँ जी। ठीक है। हाँ जी। अश्मिता, साक्षी। सर जो हमारा वैट था, कहाँ पे विकास? वैल्यू एडेड टैक्स। हाँ जी। सर वैल्यू एडेड टैक्स में जो हमारा जीएसटी का रेट जैसे पहले 18% था, उसके बाद 28 हो गया। हाँ सर जैसे रेट पहले कम था उसके बाद इंक्रीज हो गया, तो वो वाला केस एक बार। जीएसटी का रेट इंक्रीज हो गया। हाँ सर। तो जीएसटी का रेट अगर इंक्रीज हो गया तो हमें अगले वाली प्राइस पर तो पूरा जीएसटी लगाना है। हाँ सर। और जो मैंने पहले 18% दिया होगा उसका मैंने आईटीसी क्लेम कर लिया होगा। हाँ सर। और तो जो मैं अगले वाला जीएसटी गवर्नमेंट को देने जाऊंगा उस आईटीसी को मैं माइनस कर लूंगा और बैलेंस जो नेट होगा फिर मैं वो कैश पे कर दूंगा। हाँ सर। ये गाने चल रहे हैं किसी के पीछे? सर एक डाउट था। हाँ जी साक्षी। जो अपन एक मिनट सर, जो सर्विसेज का केस होता है जिसपे आरसीएम की लाइबिलिटीज आती है, हाँ उसके जी। अंदर एक जो फॉरेन पार्टी होती है जो भी इंपोर्ट कर रही होती है गुड्स को, तो जो फ्राइट देती है तो उस पे आरसीएम की लाइबिलिटी किसके ऊपर आएगी? ऐसे इंपोर्टर के ऊपर आएगी, पर सर इसको एक एग्जांपल से समझा दीजिए। मतलब इंपोर्ट ऑफ गुड्स वाले केस में या ओशियन हाँ, फ्रेट वाले फॉरेन केस में? पार्टी जहाँ पर इंपोर्ट कर रही होती है। ओशियन फ्रेट वाला कह रहे हो आप? जी सर। ओशियन फ्रेट वाला तो ये है ना कि जैसे मान लो बाहर की कोई कंपनी है जो हमारा जो वेसल से सामान लेके आ रही है, तो वेसल वाले ने बोला जी मैं आपका सामान लेके आ जाऊंगा बट इस ट्रांसपोर्टेशन के मैं इतने चार्जेस लूंगा, मतलब इतना भाड़ा लूंगा, भाड़े को हम बोलते हैं फ्रेट। तो गवर्नमेंट ये बात कहती है कि उस फ्रेट पर जो जीएसटी है ना वो वेसल वाला पे नहीं करेगा, वो सप्लायर पे नहीं करेगा जो तुम्हें सर्विस दे रहा है, उसके बिहाफ पर तुम्हें हमें जीएसटी देना पड़ेगा, मतलब रेसिपिएंट को देना पड़ेगा जो ओशियन फ्रेट की सर्विस ले रहा है, मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस ले रहा है। तो मतलब जो इंडिया से सामान मंगवा रहा है बाहर, नहीं तो बाहर वाला जीएसटी पे करेगा? नहीं 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 नहीं, बाहर से मैं इंडिया में सामान मंगा रहा हूँ। बाहर से मैं इंडिया में सामान मंगा रहा हूँ और बाहर वाला जो मतलब बाहर वाला एक पर्सन है वेसल वाला, उसने मुझसे ट्रांसपोर्टेशन के मान लो बोला कि मैं 2 लाख रुपए लूंगा, तो उस 2 लाख का जीएसटी वैसे नॉर्मली सप्लायर को देना बनता है, बट गवर्नमेंट ने बोला नहीं वो पे नहीं करेगा, तुम इंडिया के रहने वाले हो, तुम हमें जीएसटी पे करोगे। ओके सर, थैंक यू। वेलकम जी। चलो ऑलमोस्ट बच्चे तो मेरे ख्याल से चले गए, उनको सारा कुछ आता है जीएसटी में। ऐसा है। हाँ जी और बताओ क्या हाल चाल है? सब सही है सर। सब बढ़िया चल रहा है सबका? बढ़िया सर। तैयारी सही चल रही है? हाँ हाँ सर। ये चेहरे उतरे उतरे क्यों लग रहे हैं? सात्विक उदास लग रहे हो आप, क्या हुआ? सर मेरा ये प्रॉब्लम सेक्शंस थे 73, 74, 75, वो हमारे भी सेक्शंस नहीं है क्या? हाँ जी सर सेक्शन 73, 74, 75 और 76। हाँ हाँ जी हाँ जी। सर वो हमारे सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए 73, 74 है डिमांड एंड रिकवरी के अंदर मैंने करवाया था ना, बोनाफाइड और मेलाफाइड। बोनाफाइड केस मेलाफाइड केस ये हमने किए तो थे डिमांड एंड रिकवरी के अंदर। सर एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। डिमांड एंड रिकवरी के चैप्टर में एक डायग्राम मैंने बनवाया था कि अगर कोई मान लो फॉर एग्जांपल मैंने टैक्स की चोरी की है, उसके 2 केस होते हैं, बोनाफाइड या मेलाफाइड। बोनाफाइड वाले केस में आपको कई सारे ऑप्शन मिलते हैं कि आप अपनी पेमेंट कर दो शोकोस नोटिस आने से पहले, या शोकोस नोटिस के 30 दिन के अंदर, या फिर ऑर्डर के 30 दिन के अंदर। और अगर ऑर्डर के 30 दिन के अंदर पे नहीं करोगे तो फिर आपके ऊपर पेनल्टी लगना स्टार्ट हो जाएगी। और मेलाफाइड वाले केस में भी यही 4 ऑप्शन होते हैं। अब मेलाफाइड केस में अगर आप नोटिस से पहले पेमेंट कर देते हो तो फिर आपकी पेनल्टी लगती है मेलाफाइड वाले केस में स्टार्टिंग में 15%, फिर वो 25% हो जाती है, फिर 50% हो जाती है, फिर वो 100% हो जाती है। अगर आपको वो डायग्राम ध्यान आ रहा हो थोड़ा सा।
ध्यान आ रहा है? यस सर, यस सर, यस सर। हाँ जी। सलोनी, अश्मिता, ख्याति, अंजलि, भास्कर जी, साक्षी, विकास, बड़ी स्माइल पास कर रहे हो, क्या हुआ? ऐसे में देखो प्यार हो जाएगा। कुछ नहीं सर। हाँ जी, और बताओ जी, और किसी को डाउट? हाँ हेलो सर, हाँ जी, अंकिता। हाँ जी, सर मैं ये बोली थी, आपने वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में बोला था अनरजिस्टर्ड पर्सन रजिस्टर्ड पर्सन को देता है, पर आपने उसमें मुझे वो बिल्डर और डेवलपर वाला एग्जांपल दिया था। तो सर उसमें आपने बोला था कि गवर्नमेंट को 3 लॉसेस होते हैं, 3 या 4, वो लॉसेस खाली एक बार समझा देना कि कैसे लॉस हुआ गवर्नमेंट को इस केस गवर्नमेंट को में। 3 लॉसेस होते हैं मतलब? मतलब आपने बोला था अनरजिस्टर्ड पर्सन है, रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है, जिसमें आपने बिल्डर का एग्जांपल दिया था। ठीक है, वो रजिस्टर्ड से भी रॉ मटेरियल कर रहा है और अनरजिस्टर्ड से भी रॉ मटेरियल कर रहा है, वो और ये उसमें ना लॉस होता है वो ना, देखो आउटवर्ड वो ये सप्लाई लॉस में होता है, लोअर। वो ये लॉस होता है। देखो 9(4) जो है, 9(4) ना सिर्फ एक केस में एप्लीकेबल है, सिर्फ रियल एस्टेट वाले केस में। ये किसी की ऑडियो ऑन है जी, प्लीज बंद कर दो। हाँ हाँ विकास अपनी ऑडियो बंद करो। हाँ, रियल एस्टेट वाले केस के अंदर ना मैंने ये कहा था कि रियल एस्टेट वाले केस में आपका 9(4) लगेगा। अब उसमें होता क्या था कि मान लो एक बिल्डर ने क्या किया, अनरजिस्टर्ड से भी परचेज किया और रजिस्टर्ड से भी परचेज किया। अब गवर्नमेंट ने पहले ये बात बोलती थी कि अगर आप परचेज करोगे रजिस्टर्ड पर्सन से तो उसमें जीएसटी ना 5% था, और उसको पिछले वाले का आईटीसी मिलता नहीं था, पिछले वाले का आईटीसी उसके ब्लॉक थे। अब उसने सोचा कि भैया मेरे आईटीसी तो ब्लॉक है, तो उसने इस चक्कर में क्या करना स्टार्ट किया, परचेज करना स्टार्ट किया अनरजिस्टर्ड से। तो अब उसने अनरजिस्टर्ड से परचेज करना स्टार्ट किया, उसने जीएसटी चार्ज नहीं किया। अब जब उसने जीएसटी चार्ज नहीं किया तो गवर्नमेंट को तो वो जीएसटी खत्म हो गया ना बीच वाला। तभी गवर्नमेंट ने कहा कि भैया अगर तुम ऐसा काम करोगे ना तो हम तुम्हारे केस में रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल कर देंगे। इट मींस तुम्हें उसके बिहाफ पे जीएसटी देना पड़ेगा। ओके, तो ये हमको देंगे। मतलब ओके, और आउटवर्ड सप्लाई उसने बता सर। आउटवर्ड पर तो वो नॉर्मल जीएसटी पे करेगा ही करेगा। आउटवर्ड पर तो वो रजिस्टर्ड है ना, इट मींस आउटवर्ड पर तो वो नॉर्मली जीएसटी पे करेगा ही करेगा। ओके, हाँ, तो गवर्नमेंट को सिर्फ ये अनरजिस्टर्ड से जो ये जीएसटी हाँ पहले नहीं मिला था यही लॉस था ना? यस, ये मेन गवर्नमेंट को लॉस था। ओके ओके, थैंक यू। ठीक है, ओवर करें सेशन फिर? सर हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी बोलो। सर जो हमारा ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट, हाँ जी, सर जो हमारा ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट का सेक्शन 4 पैरा 4 का, हाँ हाँ बोलते रहो विकास। सर ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट पैरा 4 का जो हमारा सप्लाई चैप्टर का। अच्छा वो समझा दूं? हाँ सर। वो तो ये है कि अगर आपने बिजनेस के एसेट को परमानेंट ट्रांसफर कर दिया फिर तो वो गुड्स की सप्लाई बन जाता है। बट अगर आपने बिजनेस के एसेट को परमानेंट ट्रांसफर नहीं किया, आपने उसको प्राइवेट यूज किया या किसी दूसरे को यूज करने के लिए दिया, वो उसका भी प्राइवेट यूज करेगा, तो वो सर्विस की सप्लाई बनेगा, गुड्स की सप्लाई नहीं बनेगा। रीजन बीइंग क्योंकि आपने उसको प्राइवेट यूज किया या दूसरे को यूज करने के लिए दिया जो बिजनेस में यूज नहीं करेगा। और तीसरा केस ये था कि अगर आपका बिजनेस बंद हो गया, बिजनेस आपने बंद कर दिया, अब जो बचा हुआ स्टॉक है ना, तो गवर्नमेंट कहती है उस बचे हुए स्टॉक को भी हम गुड्स की सप्लाई ट्रीट करेंगे और गुड्स वाला जीएसटी एप्लीकेबल करेंगे। हाँ सर। ठीक है, और किसी का बैलेंस डाउट तो नहीं है अभी? सर एक बस छोटी सी बात थी, आपने क्रक्स ऑफ इंपोर्ट में एक बात बताया था सर, वो गुड्स वाले केस में बताया था कि अगर वो कंस्ट्रक्शन के साथ हो रहा है तो वो सेक्शन 7 क्लास 1 में कवर हो जाएगा ना, अगर इंपोर्ट कर रहे हैं गुड्स का सर तो? हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ सर, ठीक है, बाय बाय करें। हाँ सर हो गया सर, बाय बाय करें। हाँ सर ठीक है, बाय बाय, फिर मुलाकात करूंगा 12:30 बजे जिन जिन को डाउट्स होगा ना। और अच्छे से तैयारी करो, ध्यान रखो, मुझे मार्क्स चाहिए आपके और पेरेंट्स को भी मार्क्स चाहिए, अच्छे से तैयारी करनी है।
और ये इतनी लेट लेट जो आप उठ रहे हो ना, मुझे आज पता लग गया सारा, ध्यान रखना। पाप लगाएगा माता ने, पाप लगाएगी। सुबह सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। कई बच्चों ने तो कोई अपनी वीडियो ऑन ही नहीं की। ये देखो भास्कर जी हैं, अश्मिता, साक्षी, सलोनी, ये नालायक बच्चे ऐसे हैं। कई बच्चे कह रहे बड़े, वो एक बच्चे ने वीडियो ऑफ कर दी दोबारा से। ठीक है चलो, अलार्म लगा के सोया था सर। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर। चलो जय हिंद बोल के जाएंगे सारे, ठीक है? ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, बाय सर। बाय बाय।